शहर के बीचों बीच एक आलीशान सा बंगला सफेद रंग में रंगा हुआ। वो बंगला किसी और का नहीं बल्कि उसी शहर के बिजनेस टाइकून यशवंत खुराना का था। उसकी भव्यता देखते बन रही थी। उसके बाहर की नेम प्लेट पर नाम दर्ज था, खुराना हाउस। फाउंटेन से निकलता पानी, करीने से लगे हुए रंग बिरंगे फूल और उस पर मंडराती तितलियां, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। बंगला अंदर से भी उतना ही बेहतरीन था। दीवारों पर अच्छी नक्काशीदारी की गई थी। हर चीज करीने से अपनी जगह पर रखी थी। पर इतना सब होने के बाद भी कुछ खटक रहा था। वहां एक खामोशी पसरी हुई थी और तभी उस खामोशी को किसी ने तोड़ा। सुबह का वक्त, स्मृति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। डाइनिंग टेबल पर दो लोग बैठे हुए थे। वो स्मृति की सौतेली बहन मिस्का और उसकी मां अंजू जी थी। दिखने में दोनों काफी फैशनेबल जान पड़ते थे। उसी वक्त ऊपर सीढ़ियों से स्मृति भी आती है। वो ऑफिस के कपड़ों में होती है। कमर तक आते बाल, हाई हील्स, चेहरे पर नेचुरल मेकअप, गले में एक पतली सी चैन और बड़ी बड़ी आंखें। कुल मिलाकर वो एक खूबसूरत लड़की थी। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है। उसके देखते ही दोनों अपना मुंह बना लेती हैं, जैसे उसे देखना कितना अप्रिय काम हो। किचन से मैड आकर उसका अभिवादन करती है और उसकी प्लेट पर ब्रेकफास्ट सर्व करती है और शालीनता से मुस्कुराती है। महज 5 मिनट बाद ही मेड ने कुछ कहा। मैम, वो मेड बोलती है। हाँ, अंजू और मिस्का दोनों खाना रोककर बोली। वो मैं आपको नहीं, दरअसल स्मृति मैम को बोल रही हूँ। उसने स्मृति की तरफ इशारा करते हुए कहा और उन दोनों के चेहरे पर नापसंदगी वाले भाव आए। हाँ बोलो, स्मृति बोली। बात यह है कि मुझे कुछ दिनों की लीव चाहिए, वो हिचकिचाते हुए बोली। लीव? कितने दिनों की? 1 हफ्ते की। एक्चुअली शादी में जाना है आउट ऑफ टाउन। हाँ ठीक है, वो सहजी बोली। ऐसे कैसे ठीक है? हम दिखाई नहीं देते या हमसे पूछना जरूरी नहीं समझती? अंजू बिगड़ते हुए बोली। हाँ, हम तो मिस्टर इंडिया है ना, दिखाई कैसे देंगे? रहने दीजिए मॉम, मालकिन जी से पूछ लिया तो हमारा क्या काम? मिस्का अपना सिर हिलाते हुए बोली। वो बात नहीं मिस्का, मैट बोलने को ही कि मिस्का ने बीच में ही बात काटी। देखा मॉम, ये थर्ड क्लास मैट मुझे मेरे नाम से बुला रही है। वो हैरानी से बोली। सर पर चढ़ाने का नतीजा है और क्या। बोलकर वो स्मृति की तरफ देखा, जो अपने नाश्ते की प्लेट को घूरे जा रही थी। ऐसा नहीं है, आप दोनों गलत समझ रही हैं और मैं आप दोनों से भी पूछने ही वाली थी। मेड ने सफाई दी। तो अब यहाँ से जाने के बाद? मिस्का ने कहा। बस करो, अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए। अरे, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप सब? मैं नहीं देती छुट्टी, आप ही दे दीजिए, स्मृति खींच कर बोली। बात सिर्फ छुट्टी की नहीं है, ये गई तो खाना कौन बनाएगा? मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं नहीं बना सकती, मिस्का की मॉम ने कहा। तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे या 1 हफ्ते के लिए दूसरी मेड हायर कर लेंगे। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है मॉम, जितना आप परेशान हो रही हैं, स्मृति बोली। हूँ, जो करना है करो, वो बुन बनाई और अगले 5 मिनट तक फिर शांति पसर गई। मिस्का? हाँ? शिवम कहाँ है? ब्रेकफास्ट करने नहीं आया? उसकी मॉम बोली। गया होगा कहीं नौकरी ढूंढने। सारी जिंदगी दूसरों के एहसानों तले नहीं जी सकता ना। मिस्का आंखें मटकाते हुए बोली। स्मृति समझ गई कि वो उसे ताना मार रही है। अब उससे रुका नहीं गया और वो अपना नाश्ता खत्म किए बिना ही निकल गई। यह तो अक्सर ही होता था। उसे जाते हुए मेड ने निराशा से देखा। गई मॉम, तो जाए ना, परवाह किसे है। हाँ, लेकिन हमेशा के लिए क्यों नहीं चली जाती है? इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बस हमारा शेयर दे दे, फिर भाड़ में जाए। वो कभी नहीं मानेगी। चलो, मैं तो फिर भी उसकी स्टेप सिस्टर हूँ, हमारी बनती भी नहीं है। लेकिन आपने तो उसका ख्याल माँ के तौर पर रखा है ना। आपको भी कुछ नहीं समझती और ना रिस्पेक्ट देती है। कम से कम उन दिनों को तो याद करके अपना दिल पिघला सकती है, जब आप उसे प्यार देती थी। मिस्का बोली। कौन सा प्यार? उसके और मेरे रिश्ते में प्यार जैसी चीज कभी पनप ही नहीं पाई। और इसका कारण यशवंत है। उन्होंने भेदभाव किया मेरे तीनों बच्चों संग। एक को सब दे गए और दो को कुछ भी नहीं। पर पापा ने तो मरने के बाद सब उसके नाम किया। और उसके पहले पता नहीं क्या था। बस कभी उससे रिश्ते ठीक नहीं हो सके। शायद मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वो तुम दोनों और स्मृति से अलग बर्ताव करते हैं। हाँ मतलब, पार्शियलिटी। हाँ, क्यों नहीं, कह सकते हैं। तो क्या कभी कुछ ठीक नहीं होगा? हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे?
मुझे सच में स्मृति से नफरत होती है, लेकिन क्यों? इसमें तो अपना ही नुकसान है। मेरा भी मन कभी हैप्पी फैमिली देखने का करता है। क्या यह पॉसिबल है? अंजू उसका चेहरा देखने लगती है। पता है मम, कभी कभी सच में ऐसा लगता है मैं स्मृति से गुस्सा बस दिखावे के लिए करती हूँ, और इस नाराजगी को ख़त्म करने का एक मौका ज़रूर ढूंढती हूँ, ताकि इस नफरत की फसल को दिल से जड़ से निकाल फेंकूं। मिस्का खोई स्वर में बोली। वो अपनी माँ से जवाब की प्रतीक्षा करती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ, आप, तुम्हें तान्या के घर कब जाना है? वो उसकी बात बदलती हुई बोली। वो तो नेक्स्ट वीक मॉम, अभी 5 दिन है। वैसे मैं कह रही थी, ठीक है, मैं शिवम को कॉल कर देखती हूँ कहाँ है। अंजू वहां से उठते हुए बोली। फिलहाल उसे स्मृति से जुड़ी कोई बात करने का मन नहीं था। स्मृति खुद कार ड्राइव करके अपनी कंपनी जा रही थी और अचानक अपने ख्यालों में गुम हो गई। कितना अच्छा था वह पल जब उसके पापा जिंदा थे। उनके रहते उसे कभी किसी की कमी नहीं महसूस होती थी। उसने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा। उसे जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पापा को लगा बच्ची अभी छोटी है, इसलिए दूसरी शादी कर ली। हालांकि दिल से तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, मगर कुछ लोगों ने समझाया, अभी आपकी उम्र ही क्या है, और वो मान गए। पहली बीवी के गुजरने के 1 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम मंजू था। उसकी भी पहली शादी ठीक नहीं पाई थी, और पहले पति से उसे एक 3 साल का बच्चा भी था। उसका शिवम नाम था। शुरुआती दिनों में तो सब अच्छा रहा। शिवम और स्मृति की अच्छी बनती थी, मगर फिर सब बिगड़ता गया। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। स्मृति को तो अंजू वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी, और मिस्का के जन्म के बाद उसका पूरा ध्यान ही उस पर से हट गया। उसे बस अपने 2 बच्चों और पति के पैसों से मतलब था। और धीरे धीरे यह बात स्मृति के पिता को भी समझ आ गई। उन्होंने सारा समय स्मृति को देना शुरू किया, जिससे वो अकेला न महसूस करे। समय बीतता गया और तीनों बड़े हुए। अंजू ने शिवम और स्मृति के बीच भी दीवार खड़ी करनी चाहिए, जिसमें वो एक हद तक कामयाब हुई। कुछ सालों पहले ही अचानक स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ी। चेकअप कराने से पता चला उन्हें कैंसर है। ये सुनने के बाद स्मृति दुखी हो गई। उसके पास केवल पिता के रूप में ही सहारा था, और उनके दूर जाने के ख्याल से ही वो डर गई। उसने उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराया, मगर अफसोस, वो ना बच सके। 1.5 साल पहले उनकी भी मृत्यु हो गई, और उन्हीं के साथ चली गई सारी खुशियां भी। अपने पिता की मृत्यु से वो बिल्कुल टूट गई। अंजू और उसके दोनों बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। आखिर वो उसके पति और पिता थे। पर इस दुख की घड़ी में भी वो प्रॉपर्टी अब किसकी होगी, ये ना भुला पाए। और इसका जवाब भी जल्दी ही मिल गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद और कंपनी स्मृति के नाम कर दिया था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि अगर मैं नहीं रहा तो ये लोग उसे सड़क पर ला छोड़ेंगे। और अब तो स्मृति अंजू और मिस्का को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। शिवम को भी लगने लगा यह गलत हुआ। पापा को कम से कम 2 हिस्से करने ही चाहिए थे प्रॉपर्टी के, मगर उन्होंने सारा कुछ स्मृति के नाम कर दिया। इस चीज ने आग में घी डालने का काम किया। अब स्मृति अपने पापा की कंपनी संभालती थी। इस बात से अंजू और मिस्का खींचे रहते थे। उसे सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब तो यह रोज का हो गया था, और आज भी वही हुआ। परिवार का प्यार तो जैसे उसे कभी नसीब ही नहीं हुआ। यह सब सोचते वक्त उसके गाल पर आंसू लुढ़क आए। अचानक ही वो जोरदार ब्रेक मारती है। शायद सामने कोई कुत्ता आ गया था। वो जल्दी से बाहर निकल कर जाती है देखने। उसे देखते ही कुत्ता दौड़कर भाग जाता है। वो जाने के लिए वापस मुड़ती है कि तभी आवाज आई, अरे स्मृति तुम। वो किसी लड़के की आवाज थी। स्मृति मुड़कर देखती है। वो एक गिफ्ट शॉप में से निकल रहा था, और उसके हाथों में गिफ्ट्स भी थे। ओ अर्जुन तुम, स्मृति बोली और मुस्कुराई। वो उसका कॉलेज फ्रेंड अर्जुन था। दोनों की अक्सर फोन पर कभी कभार बातें हो जाया करती थी। वो उसकी स्थिति से भली भांति परिचित भी था, और उसके परिवार के बारे में सब जानता था। स्मृति जब भी दुखी होती उससे जरूर मिलती। अर्जुन हमेशा उसके लिए तत्पर रहता था। कहीं ना कहीं उसके दिल में स्मृति के लिए दोस्ती से ज्यादा ही था। हाँ, कुछ गिफ्ट्स लेने आया था। आज शिवानी का बर्थडे है ना। अच्छा, वो उदासी से बोली।
अर्जुन से ये छिपा ना रहा। उसने ध्यान दिया कि उसकी आंखें नम थीं। शायद वो रो रही थी कुछ देर पहले। क्या हुआ? इतना सैड क्यों हो? नहीं तो सब ठीक है, बोलकर वो अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। अर्जुन उसकी उदासी का कारण समझ गया। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, शिवानी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। तुम आओगी ना उसकी बर्थडे पार्टी में? वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोला। हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी, वो मुस्कुराकर बोली। ठीक है, तुम शाम 6 बजे तक आ जाना, या चाहो तो अभी चल सकती हो। नहीं, अभी मुझे जाना है, मैं शाम को ही आऊंगी। ओके। और स्मृति अपने कार की तरफ बढ़ जाती है। स्मृति सुनो, अर्जुन एक बार फिर आवाज देता है। वो मुड़ती है। स्माइल बोलकर वो मुस्कुराता है और स्मृति भी मुस्कुराती है। उसके जाने के बाद वो एक छोटा सा बॉक्स निकालता है जिसमें एक रिंग होती है। बस आज शाम का इंतजार है, अगर तुम मान गई तो पूरी जिंदगी की खुशियां दूंगा। आई प्रॉमिस, वो रिंग देखते हुए बोला। दूर कहीं पहाड़ों की गोद में बना एक घर दिख रहा था। वो बहुत ही आलीशान घर था। उसी के टेरेस पर होता है एक युवक, लंबी कदकाठी सुंदर सा चेहरा, उस पर तराशी हुई हल्की सी दाढ़ी और हवाओं से उड़ते उसके बाल। वो बिना किसी भाव के बस सामने कहीं दूर देख रहा था। सामने पहाड़ों का मनोहर दृश्य था। वो बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह लड़का अपनी आंखें बंद करता है, शायद वहां की फिजाओं में खुद को समाहित कर लेना चाहता था। उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आता है। तभी उसका फोन रिंग होता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह स्क्रीन पर नजर डालता है और फोन कट कर देता है। 2 मिनट बाद ही फिर फोन रिंग होता है। वह उकताकर फोन स्विच ऑफ कर देता है और उसी मुद्रा में खड़ा हो जाता है। कुछ पल यूं बीतते हैं, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। रियांश यार, क्या कर रहा है? पता है अभी मेरे पे ऋचा भाभी का कॉल आया। बोल रही थी तूने फोन नहीं उठाया और स्विच ऑफ भी कर दिया। तुमने बात क्यों नहीं की? वो उसके पास आता हुआ बोला। वह उसी के हम उम्र का लगता कोई लड़का था। तुम्हें नहीं पता वो क्या बात करेंगी? वो पीछे मुड़ते हुए बोला। हाँ यार जानता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज नहीं तो कल होनी है, तो अभी क्यों नहीं? वो लड़का बोला। पर मेरा क्या? अगर मुझे नहीं करनी तो इससे बाकियों को क्या परेशानी है? उन्हें मेरे फैसले को समझना चाहिए। सब एक जैसे नहीं होते। वो कड़वाहट से बोला। हाँ लेकिन ये कब तक चलेगा? तुम कब तक दूर भागते रहोगे? वैसे शादी इतनी बुरी भी चीज नहीं है। सुना है ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। क्या? ठीक ही है। मुझे तो लड्डू वैसे भी नहीं पसंद, सो नहीं खाना। और शादी बुरी चीज नहीं तो तुम ही कर लो। अरे मेरी शादी हो चुकी है और मेरा 2 साल का एक बच्चा भी है। तुम अपने बारे में सोचो। अगर आंटी चाहती हैं कि मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए तो इसमें उनका क्या दोष? कर लो ना, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। वो लड़का रियान से बोला। रियांश उसे घूर कर देखता है। नैतिक, शायद तुम समझे नहीं। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। मुझे शादी जैसे जंजाल में नहीं पड़ना। और माम को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी एक्टिंग कर रही हैं। उनकी हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यू हुआ है, पर इतना भी नहीं कि वो ऊपर ही चली जाए। वो गुस्से से बोला। तो मैंने जो कहा है उस बारे में ही सोचो। मानता हूँ इतना अच्छा आइडिया नहीं, पर तुम्हारा काम तो हो सकता है। नैतिक बोला। मैं वही सोच रहा था। प्लान ठीक है लेकिन लड़की मिलेगी कहाँ? और मिली भी तो हमारी बात क्यों मानेगी? रियांश परेशानी से बोला। मिल सकती है, एक जगह जानता तो हूँ, मगर शायद तुम्हें पसंद ना आए। वो संकोच से बोला। कौन सी जगह? वो वाली जहाँ मतलब? नैतिक ने उस जगह का नाम बताया। यह सुनकर रियांश का सिर चकरा गया। छी, और कोई जगह नहीं मिली? मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे? यार कोई और ये ड्रामा नहीं कर सकता है। मुझे एक अच्छी और शरीफ लड़की चाहिए। फिर तो मिलने से रही। शरीफ लड़कियां ऐसी जगहों पर होती ही नहीं है। कौन सा उसके साथ पूरी जिंदगी रहना है? 2-3 महीनों की तो बात है। तुम उसके साथ कैसे रहते हो किसी को पता थोड़ी चलेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए। तो जाओ कर लो श्वेता से शादी। घर वाले तो एक से एक रिश्ते ढूंढने में लगे हैं और श्वेता तो टॉप पर है। तुम्हारे लिए ही आज यहाँ आया था, वरना बहुत काम था मुझे। और सुनो, अब से मुझसे आइडिया मत मांगना। नैतिक नाराजगी से बोला। रियांश ने अपना सर हाथों में थाम लिया। घर वालों ने उसे शादी के लिए परेशान कर दिया है। रियांश एक
अमीर बिजनेसमैन था। अपने पिता और भाइयों से अलग उसने खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसे महारत हासिल हुई। पिछले कई सालों से उस पर सब दबाव बना रहे थे, वो शादी कर ले, पर उसे शादी अभिशाप की तरह लगता था। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके दो बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़े भाई आशीष की एक 7 साल की बेटी थी, और उससे छोटे भाई अभिजीत की कोई संतान नहीं थी। उन्हें कुछ समस्या थी, जिस वजह से वे माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। लेकिन माँ उद्भिता को अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था, जिसकी उम्मीद उन्हें अब सिर्फ रियान से ही रह गई थी। हालांकि रियान साफ तौर पर बोल चुका था कि वो शादी नहीं करेगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देकर उसे मजबूर करना चाहा, लेकिन वो पैतरा भी नहीं काम आया। श्वेता उसकी माँ उद्भिता की ही दोस्त की बेटी थी। श्वेता को रियांश पसंद था, पर रियांश को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। श्वेता की माँ ने रियांश और श्वेता के रिश्ते की बात उसके परिवार से की, लेकिन रियांश मुकर गया। हालांकि घर में सबको यह रिश्ता मंजूर था। अब किसी तरह से वह इस मुसीबत से बाहर आना चाह रहा था। इस वक्त वो नैतिक के साथ अपने फार्म हाउस पर था, जहाँ उसके सिवा और कोई नहीं आता था। नैतिक उसके बचपन का दोस्त था। वो रियांश की कंपनी में काम कर रहा होता है। इस विकट परिस्थिति में बाहर आने के लिए उसने नैतिक से कोई सुझाव मांगा। हालांकि उसने बताया, मगर रास्ता उतना आसान भी नहीं था। वो बहुत देर तक सोचता रहा, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, और अंत में उसने फैसला ले लिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो नापसंदगी से बोला। सच में? मैं जानता हूँ यह बहुत खराब कदम है, मगर तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हमें किसी को नहीं बताएंगे, नैतिक ने कहा, और रियाज ने अपना सिर हिलाया। तो अभी चलें? नैतिक ने पूछा। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। हम रात को चलेंगे। मैं नहीं चाहता कि दिन के समय कोई देख ले। वैसे कौन सी इज्जतदार जगह है वो व्यंग से बोला। शाम हो चुकी थी। स्मृति थोड़ा जल्दी में नजर आ रही थी। आज अर्जुन ने उसे अपनी भतीजी शिवानी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था, मगर एक मीटिंग में उसे देरी हो गई, जो अभी अभी ही खत्म हुई थी। अपने ऑफिस में जाकर उसने जल्दी से ड्रेस चेंज की, जो उसने पहले ही मंगा ली थी। वो रेड कलर की एक पतली सी स्ट्रिप वाली गाउन में थी। क्या हुआ बेटा, इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? स्मृति के मैनेजर मिस्टर सिसोदिया ने कहा। वो पहले उसके पिता के मैनेजर हुआ करते थे, फिर उनकी मौत के बाद वो स्मृति के लिए काम करने लगे। उनकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। स्मृति को वो अपनी बेटी जैसे ही प्यार करते थे, और काम के हर सिलसिले में अपनी राय देते थे। कुछ नहीं अंकल, बस आज कहीं जाना था, थोड़ी देर हो गई है। वो अपने पर्स से फोन निकालते हुए बोली। अच्छा, फिर तो जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। जी, बोलकर वो जल्दी से बाहर निकली। वो पार्किंग एरिया में आकर अपने कार में बैठी और कहीं फोन मिलाया। हेलो अर्जुन। हाँ, मैं। कहाँ हो तुम? अब तक आई क्यों नहीं? फोन की दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आई। हाँ भाई, बताने को किया है। एक्चुअली मुझे थोड़ी आने में देर हो जाएगी। मैं निकल रही हूँ, पर मैंने तुम्हें शाम 6 बजे तक आने को कहा था, और अभी 7 बजने वाले हैं। अर्जुन घड़ी देखता हुआ बोला। हाँ यार, पता है, मगर एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गई थी। क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तुम आओ, मैं इंतजार करता हूँ। ओ, ओके। और सुनो, सेफली ड्राइव करना। हाँ, और उसने कार स्टार्ट की और निकल चली। इधर फोन पकड़े अर्जुन ने परेशानी से पूल एरिया के सामने सजे टेबल को देखा, जहाँ बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियों से सजावट की गई थी। वहाँ एक गोल सी मेज पर शैंपेन की बोतल रखी हुई थी, और साथ ही 2 गिलास। अर्जुन उसके पास गया और अपनी जेब से वो रिंग निकाली, जो उसने स्मृति के लिए ली थी, और उसे भी वहां रख दिया। वो सूट बूट में सजा बड़ा हैंडसम लग रहा था। यार जल्दी आओ, जितना तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उतनी ही तुम देर कर रही हो। वो खुद से ही बड़बड़ाया। किसका इंतजार कर रहे हो? किसी की पीछे से आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वो उसकी भाभी निशा थी। आप? वो हैरानी से बोला। हाँ मैं। और इतना अरेंजमेंट किसके लिए? फूल की तरफ इशारा करके बोली। बताया तो था, आप भूल गई? वो शर्माने लगा। हाँ बताया था, लेकिन वो कहाँ है? आई क्यों नहीं? वो आ रही है, उसे थोड़ी देर हो गई। अच्छा। वो उस रिंग को उठाकर देखने लगी। भाभी, अर्जुन बोला। हाँ, क्या लगता है आपको? मतलब उसे बुरा तो नहीं लगेगा इससे?
अर्जुन शंका से बोला, बुरा क्यों? क्या स्मृति तुमसे प्यार नहीं करती? पता नहीं, और वही मैं जानना चाहता हूँ। मैं सच में उससे बहुत चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता वो मुझे लेकर क्या सोचती है। कहीं ऐसा ना हो मैं उसे प्रपोज करूं और वो गुस्से में आकर मुझसे दोस्ती ही तोड़ दे। फिर क्या होगा? अरे, अभी से ऐसा सोचने लगे? तुम्हें अच्छे से उम्मीद करनी चाहिए। तुम दोनों दोस्त हो। दोस्त एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इस बात का डर रहता कि वह तुम्हें ना कहेगी, तब तुम इतना सब करते ही नहीं। क्या पता वो भी तुम्हें चाहती हो। निशा एक आंख दबाती हुई बोली, आई विश ऐसा ही हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरूर होगा। अब तो मुझे भी उसका बेसब्री से इंतजार है। अब तक तुम्हारी बातों में उसके बारे में सुना था, अब सामने से देख लूंगी। वो बोलकर हंसी। उसका ध्यान जाता है कि अर्जुन कुछ सोच रहा होता है और थोड़ा उदास भी लग रहा था। अर्जुन, अब क्या हुआ? आप सेठ क्यों हो? भाभी, थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। डर लग रहा है, सोच कर कि कहीं उसे खो ना दूँ। मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये। कुछ गलत ना हो जाए। उसने मायूसी से कहा। अर्जुन, वो उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोली, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचो। सच्चा प्यार करने वालों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो तुम्हारी है ना, तो हर कीमत पर तुम्हारी ही रहेगी। बस जरा सा इंतजार, फिर तुम यहाँ उसके हाथ में अंगूठी पहनाते नजर आओगे। उसने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। थैंक यू भाभी, यू आर बेस्ट। वो उसके गले लग गया। अगर भरत मिलाप हो गया हो तो केक कट कर लें? अर्जुन के बड़े भाई ने कहा। दोनों उसकी आवाज़ सुनकर अलग होते हैं। हाँ हाँ, करते हैं ना। लेकिन गौरव थोड़ा सा वेट कर ले। अर्जुन की गर्लफ्रेंड नहीं आई है, बस आती होगी। वो बोली और अर्जुन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अरे, शर्मा क्यों रहा है? हम सब जानते हैं। उसी के लिए सुबह से तैयारियां कर रहा था ना। अब बच्चा बड़ा हो गया है, तुझे भी हल्दी जल्दी लगेगी। उसने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा। आ, अरे आप सब मुझे ही छेड़ने लगे। मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। वो शर्माता हुआ बोला। तो ये शर्म हया क्यों दिख रही है तेरे चेहरे पर? निशा और गौरव ठठाकर हंस पड़े। वो थोड़ा झेप गया। अब चलिए, वरना पूरी फैमिली हमें यहाँ ढूंढने आ जाएगी। अर्जुन बोलकर वहां से चला गया। स्मृति तेज रफ्तार से कार ड्राइव कर रही थी। पार्टी में जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक शॉर्टकट लिया। इस वक्त वो एक सुनसान सी जगह से गुजर रही थी। वो सड़क भी कच्ची थी। बस 10 मिनट में पहुंच ही जाऊंगी। वो रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली। कार आगे बढ़ रही थी कि अचानक रुक जाती है। इसे क्या हुआ? स्मृति हैरानी से बोली। उसने कीज घुमाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार आगे नहीं बढ़ रही थी। ओह गॉड, एक तो पहले ही लेट हो चुकी हूँ, और अब और कितना होना है। वो कार से बाहर आई। बाहर आते ही उसने देखा आगे वाले टायर की हवा निकल चुकी थी। शिट! उसने कार पर मुक्का मारा। ये भी अभी होना था। यहाँ आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं। वो जितना दूर देख सकती थी देखकर बोली, और ये क्या है? उसने झुककर ध्यान से नीचे देखा। वहां कोई पट्टे जैसी चीज थी, जिसके ऊपर नुकीली कीलों जैसे कुछ था, पर वो दिखने में धारदार था। उसका टायर उस पर पड़ने की वजह से ही पंचर हुआ। वो देख के लग रहा था कि उसे किसी ने वहां जानबूझकर रखा हो। इसे किसने यहाँ रखा? और अचानक ही उसे डर लगने लगा। वो इस सुनसान इलाके में अकेली थी। कच्चा रास्ता होने की वजह से कोई और दिख भी नहीं रहा था जिससे लिफ्ट मांग सके। उसे किसी अज्ञात आशंका ने घेर लिया। तभी उसे लगा पीछे कोई है। वो मुड़ने को हुई, तभी एक कपड़े जैसी चीज उसके मुंह पर कोई रखता है और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। वहां 4-5 लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर वैसी खुशी चमक रही थी। कहा था ना लड़की है, उनमें से एक बोला। हाँ ठीक है, तुक्का लग गया होगा और क्या। दूसरे ने कहा, अब शर्त जीत गया तो तुक्का? ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। पैसा तो देना पड़ेगा। उसने तुनक कर कहा। काहे की शर्त? मैंने शर्त नहीं लगाई थी, और ना ही कोई पैसे दूंगा। बस इतना बोला था, शायद लड़का है। अब लड़की निकली तो मेरी क्या गलती? बकवास बंद करो और इस लड़की को जल्दी से ले चलो। और वैसे भी हमें तो सुंदर लड़कियों की ही तलाश रहती है। मालकिन खुश होंगी इसे देखकर। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, जो दिखने में उनका सरदार लग रहा था।
वो स्मृति को उठाकर अपनी वैन में डालते हैं जो झाड़ियों की ओट में खड़ी थी। बॉस, इसकी कार का क्या करें? एक आदमी ने पूछा। उसने कुछ सोचा और बोला, चलानी आती है तुझे? हाँ। तो एक काम कर, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर दाहिनी तरफ एक गहरी खाई है, ले जा और वहां से नीचे धक्का दे दे। ठीक है, बोलकर वो चला गया। 15 मिनट बाद सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। उसी रात 10 बजे के करीब एक चमचमाती हुई कार आकर रंगीन गलियों में रुकती है। उनमें से सूटकेस लिए दो लोग बाहर आते हैं। वो रियांस और नैतिक थे। रियांस ने बड़ी नफरत से अपने सामने उस माले को देखा जहां अक्सर बड़े बड़े लोग अपनी सामने हसीन करने आते हैं। वो दोनों एक कोठे के आगे खड़े होते हैं। क्या सोच रहे हो? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं, मैंने बस सुझाव ही दिया है। चाहो तो लौट सकते हैं। मैं खुद इस घिनौनी जगह नहीं आना चाहता था। नैतिक बोला। आना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन देखो और क्या क्या जिंदगी में होता है। वो असहाय भाव से बोला। दोनों अंदर कदम रखते हैं। वहां का नजारा सच में बहुत रंगीन था। रंग बिरंगी तितलियां बहुतों पर डोरे डालती दिखी। इज्जत की किसी को परवाह नहीं थी। रियांस और नैतिक को देखकर एक लड़की ने बहुत गंदा सा इशारा किया। कुछ और भी थीं जिन्होंने उन्हें छूने तक की कोशिश की, लेकिन वो उनसे बचते बचाते किसी तरह आगे बढ़े। रियांस का मन किया कि वो उन्हें जान से मार दे, लेकिन नैतिक ने उसे संभाला। थोड़ी देर बाद दोनों उस कोठे की मालकिन के साथ आमने सामने बैठे नजर आए। लीलावती नाम है मेरा। नाम तो सुना ही होगा। चल छोड़, तो तेरे को एक लड़की चाहिए, वो पान चबाते हुए बोली। उसने बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई थी और गहनों से लदी हुई थी। हाँ, लेकिन थोड़ी सुशील हो, नैतिक ने कहा। रियांस तो उस औरत को देख तक नहीं रहा था। वो औरत हंस पड़ी जैसे उसने कोई जोक मारा हो। क्या हुआ? आप हंस क्यों रही हैं? तू बात ही ऐसी करता है। इधर पे तेरे को कोई लड़की शरीफ दिखती क्या? ये भी तो देख, तू है कहाँ? सब शरीफियां रहते तो ये कोठे इतने बदनाम क्यों होते? वो बोली। और रियांस ने घूर कर नैतिक को देखा। मतलब मतलब छोड़, मैं लड़कियों का तुझे अभी बफेट ही दिखा देती हूँ। जो पसंद आए उसे चुन ले। हाँ, वो ठीक रहेगा। ज्यादा ऑप्शन होगा तो परेशानी नहीं होगी। वो बेवकूफों की तरह बोला। इधर स्मृति एक कमरे में होती है। उसने हल्की सी आंखें मिचमिचाई और फिर पूरी उसकी आंख खुल गई। होश में आते ही उसे सब याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने आसपास गौर किया। जिस कमरे में थी वो, वहां कई तरह की लाइट्स लगे थे। उस पूरे कमरे में इत्र की मदहोश करने वाली खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। फिर उसकी नजर वॉल पेपर पर जाती है जहाँ कई तरह की अधनंगी लड़कियों के पोस्टर चिपके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त वो कहाँ है। तभी उसे बाहर से कई लोगों की इठलाने की आवाज आती है। सब सोचने के बाद वो जिस परिणाम पर पहुंची, उसकी रूह कांप गई। तो क्या ये कोई वेश्यावृत्ति वाली जगह है? वो फटी आंखों से बोली। वो जल्दी से डोर हैंडल के पास बढ़ी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर नहीं खुला। शायद वो बाहर से बंद था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस गई है। इससे अच्छा तो मर ही जाती। दरवाजे के पास ही बैठकर वो रोने लगती है। इधर बाहर रियांस और नैतिक लड़कियां देख रहे थे। जितनी भी बची हुई थी, सब उन दोनों के सामने खड़ी थी। बता कौन सी वाली पसंद आई? ये सारी की सारी एक नंबर वाली हैं। लीलावती ने एक कतार को दिखाते हुए कहा। कोई भी नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी सी लड़की नहीं जो अभी तक किसी के साथ, मतलब उसने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो? अब की रियांस बोला। क्या? ऐसा नहीं होता। यहाँ मौजूद हर लड़की किसी न किसी के साथ सो चुकी है। वो बोरियत से बोली। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। अरे, याद आया। एक मस्त आइटम आज ही मेरे लोग लाए हैं। वो पूरी तरह शुद्ध है। बोल तो तेरे को दिखाती अभी। वो आंखें बड़ी करके बोली। नैतिक और रियांस ने एक दूसरे को उम्मीद से देखा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। अरे, तो आप रुकी क्यों हैं? पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवाएं क्या? शुरू में मैंने कहा भी था कि एक सुशील लड़की चाहिए। मेरा मतलब इसी से था, नैतिक बोला। अरे सुनो रे, जाओ उस लड़कियों को ले आओ। उसने अपने दो आदमियों को आदेश दिया। स्मृति अभी भी घुटने में सर छुपाकर रो रही होती है। तभी से दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। वो सर उठाकर बाहर देखती है। दो आदमी उसके पास खड़े होते हैं
ए चल उठ, मालकिन ने बुलाया है तुझे। वो बेहूदगी से बोला। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, वो बिलखते हुए बोली। हाँ चल, लेके ही तो जा रहे हैं, बोलकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, वो चिल्लाए जा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, मगर वो उसे पकड़ लेते हैं। वो दोनों से घसीटते हुए लगभग सीढ़ियों तक लाए। नीचे सीढ़ियों के पास ही लीलावती के साथ नैतिक और रियांश होते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़की उन लोगों की पकड़ से छूटने के लिए तड़फाई जा रही है। नहीं है ना, अभी आदत नहीं है इसको, लीलावती ने सफाई पेश की। नैतिक स्मृति को घूरे जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने इसे कहीं देखा है। नहीं प्लीज, छोड़ दो। एकदम चुप, खबरदार जो एक बार भी मुंह से आवाज निकाला। ये बंदूक देख रही है? वो अपने एक आदमी का बंदूक दिखाकर बोली। इससे तेरी हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगी, समझी क्या? लीलावती गर्जी। स्मृति सहमकर चुप हो जाती है। अभी तुम दोनों बोलो, ये चलेगी क्या? उसने रियांश और नैतिक से पूछा, जो स्मृति को ही देख रहे थे। कुछ देर रियांश उसे देखकर सोचता है। उसका हुलिया काफी अस्त व्यस्त था। उलझे हुए बाल, चेहरे पर लगा हल्का मेकअप जो आंसुओं से धुल गया था। बावजूद वो इसके अच्छी लग रही थी। उसे देखकर सच में लगा कि उसे आज यहाँ लाया गया हो। रियांश ने देखा था कैसे वो सीढ़ियों पर से भागने की कोशिश कर रही थी, पर फिर पकड़ी गई। बोलना, सोचता क्या है? इसको बस 2 घंटे पहले ही लाया गया है। नहीं सोई किसी के साथ, लीलावती ने कहा। रियांश ने एक बार नैतिक को देखा जो स्मृति को ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और नैतिक ने अपना सिर सहमति में हिलाया कि हाँ ये ठीक है, ये चलेगी। रियांश बोला। यह सुनकर स्मृति जैसे आसमान से धरती पर गिरी। क्या मतलब है ये चलेगी? वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, लीलावती ने उसे डांट कर चुप करा दिया। नहीं, मेरे साथ तुम ऐसा कहा ना, चुप हो जा, समझ में नहीं आता है क्या? बोलकर वो उन दोनों की तरफ मुड़ी। हाँ तो कितने घंटों के लिए चाहिए? 1.5 महीने के लिए, रियांश ने कहा और नैतिक के अलावा सबने उसे चौंक कर देखा। क्या 1.5 महीना? कितना भूखा है तुम? देख, मजाक मत कर। मजाक नहीं, सच है ये। वादा करता हूँ 1.5 महीने बाद तुम्हें इस लड़की को सही सलामत सौंप दूंगा, वो पूरे आत्मविश्वास से बोला। मतलब तू इसे अपने घर ले जाएगा? हाँ। यह सुनकर स्मृति को एक आइडिया आया। वो यहाँ से शायद ही निकल पाएगी, लेकिन इस लड़के के साथ यहाँ से बाहर गई तो वहां से आसानी से भाग सकती है। लेकिन इतने समय तक करेगा क्या इसका? तुम वो छोड़ो और ये लो। नैतिक ने उसकी तरफ पैसों से भरा सूटकेस बढ़ाया। पैसे देखकर लीलावती की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसमें कड़कड़ी नोटों के पुलिंदे थे। नोटों के बंडल को उसने अपने हाथों से उठाकर उसकी खुशबू को सूंघा। पूरे 30 लाख हैं, ये तुम्हारा हुआ, और 1.5 महीने के लिए ये लड़की हमारी। नैतिक बोला। ठीक है ले जा, मगर याद रखना 1.5 महीने बाद ये लड़की वापस इधर होनी चाहिए। ठीक है, बोलकर वो दोनों स्मृति को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जाना तो वो उनके साथ भी नहीं चाहती थी, पर मन मारकर चली जाती है। आजाद होने के लिए उसका पहले यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था। इस वक्त उसका दिमाग किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। दोनों स्मृति को देखकर बाहर आते हैं। वो उनके बीच में होती है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भागने की कोशिश जरूर करेगी। स्मृति देखती है कि रास्ता सुनसान है। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए वहां कोई नजर नहीं आता जिससे चिल्लाकर मदद मांग सके। उसने सोचा क्यों ना यहाँ से दौड़ लगा दे। भागने की सोचना भी मत, तुम्हारे पैरों से तेज मेरी बंदूक की गोली चलती है। रियांश उसे अपनी बंदूक शर्ट के पीछे से निकाल कर दिखाते हुए बोला। स्मृति वो देखकर स्तब्ध रह जाती है। कहाँ वो भागने की सोच रही थी और कहाँ नई मुसीबत में फंस गई। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, नैतिक कार का दरवाजा खोलकर बोला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हैं, मैं ये सब नहीं करती। उसकी आंखें तर हो गईं आंसुओं से। हम भी वैसे लड़के नहीं जैसा तुम सोच रही हो, नैतिक बोला। चलो बैठो, अब हमें निकलना है। ना चाहते हुए भी स्मृति उनके साथ चली जाती है। रियांश आगे वाली सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था। उसकी बगल में नैतिक था और फिर पीछे वाली सीट पर स्मृति।
वो धीरे धीरे सुबक रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना सिर विंडो से टिका देती है। वो काफी थकी हुई थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी शॉर्टकट लेने की? अब फंस गई ना। अगर हाईवे से जाती तो थोड़ा टाइम ही ज्यादा लगता, पर कम से कम सही सलामत पार्टी में तो पहुंच जाती। पार्टी? पार्टी से उसे याद आता है, अर्जुन उसका इंतजार कर रहा होगा। वो टाइम देखती है। आधी रात हो चुकी थी। क्या अब भी वो उसका इंतजार कर रहा होगा? उसने आखिरी बार उससे बात तो की थी, और किसी को तो मालूम भी नहीं था कि कहाँ जा रही है। क्या पता वो उसे ढूंढे। हाँ, अपने घर में तो शायद ही कोई उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। उसकी परवाह ही कौन करता है। लेकिन अर्जुन से उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो जानता था कि स्मृति उसी के यहाँ आ रही थी। उसके ना मिलने पर जरूर वह कुछ न कुछ करेगा। इन्हीं ख्यालों में खोए उसकी आंख लग जाती है। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन पूल एरिया के पास बैठा था, जो उसने स्मृति के लिए सजाया था। सब कुछ वहां पहले जैसे ही था, लेकिन सारे फूल मुरझा गए थे, बिल्कुल अर्जुन के चेहरे की तरह। उसकी आंखें लाल थीं। देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात सो न सका। कल पार्टी देर रात तक चली, लेकिन जिसका उसे इंतजार था वो आया ही नहीं। जब स्मृति को आने में ज्यादा देर हो गई तो उसने कॉल किया, मगर उसका फोन लगा ही नहीं। वो बहुत परेशान हो गया। उसने फिर कोशिश की, मगर नतीजतन कॉल नहीं लगा। असल में स्मृति का फोन कार में ही छूट गया था जब वो बाहर आई थी। इसलिए जब खाई में उसकी कार को धक्का दिया गया तो उसका फोन भी उसी के साथ तबाह हो गया। मगर अर्जुन कुछ नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे तो भनक तक नहीं थी कि आगे कुछ होने वाला है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है। वो बहुत उदास था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सब कुछ तो ठीक था। स्मृति ने कहा भी था कि वो आ रही है, मगर आई क्यों नहीं? क्या वो झूठ बोल रही थी या सच? और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? वो सोच रहा था कि उसके ना आने का कारण क्या हो सकता है। तभी वहां गौरव आता है। वो उसके पास बैठता हुआ बोला, क्या सोच रहा है? आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहेगा? अर्जुन ने सुना मगर कुछ नहीं बोला। देख, जानता हूँ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन ऐसे रहने से भी क्या होना है। हो सकता है किसी वजह से ना आ पाई हो वो। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे ठीक है, मानता हूँ कोई रीजन था ही नहीं आने का। मगर मगर एक बार फोन करके बता सकती थी ना। वो सर मलता हुआ बोला, हाँ बता सकती थी, लेकिन तूने फोन किया था तब क्या हुआ? फोन लगा ही नहीं। क्या? फोन नहीं लगा? नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की। यहाँ तक कि ये देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपना फोन दिखाते हुए बोला, तो उसके घर पे फोन ट्राई किया? क्या पता वहां से बात हो ही जाए। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अर्जुन बोला। उसने देखा गौरव को सोच रहा है। क्या हुआ आपको? मैं सोच रहा था कि वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मतलब तूने जब रात बात की थी तब वो इधर ही आने को निकल रही थी ना, और अब उसका फोन भी बंद आ रहा है। गौरव शंका से बोला। अर्जुन का दिल बैठ गया यह सुनकर। हाँ, उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने दुख में इतना खो गया था कि उसने सोचा ही नहीं कि वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। गौरव ने देखा वो कुछ सशंकित नजर आ रहा है। मतलब जरूरी नहीं ऐसा ही हुआ हो सकता है कोई अर्जेंट मीटिंग आ गया हो। वैसे भी इन सब चीजों में वो काफी बिजी रहती है, और बड़ी मीटिंग्स तो कभी भी बुला दी जाती हैं। उसने दिलासा दिया। नहीं भैया, बस वो सेफ हो। ना आ सकी कोई बात नहीं, मैं अभी उसके घर जाता हूँ। अर्जुन डर से बोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाओगे? थोड़ी देर बाद जाना, और पहले अपना हुलिया ठीक कर। रात से वैसे ही है, कुछ खाया भी नहीं, इस हालत में जाओगे? गौरव बुन बनाया। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। सिलाई डोर से आती तेज धूप की रोशनी की वजह से उसकी आंखें मिचमिचाई। जब पूरी तरह आंखें खुली तो उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा, ये क्या हो रहा है। फिर जल्दी से उसे सब याद आया। स्मृति देखती है वो एक कमरे में है। कमरा बड़ा और खूबसूरत था। वो बेड पर लेटी हुई थी। टेरिस से लगे स्लाइड डोर था, जहां से सुबह की धूप अंदर प्रवेश कर पा रही थी। उसके मोटे कर्टन साइड में थे, जहां से वो पहाड़ों का नजारा देख सकती थी। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उसका ध्यान जाता है कि उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये क्या है? मैं बंधी क्यों हूँ? इन्होंने कुछ किया तो नहीं मेरे साथ? मैं तो कार में सो रही थी ना। वो घबराहट से बोली। उसका ध्यान जाता है कि दरवाजा खुला था।
शायद वो दोनों बाहर ही थे। स्मृति फिर किसी तरह उठने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ और पैर बंधे होने के कारण बेड से नीचे गिर जाती है। उसका सर साइड टेबल से टकराता है और उस पर रखा बॉक्स गिर जाता है, जिससे जोर की आवाज होती है। स्मृति अपने आप को संभालती है और जैसे तैसे घुटने के बल बेड का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। उसी वक्त वहां नैतिक और रियांश आते हैं। दोनों देखते हैं कि वो खड़ी होकर अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? नैतिक उसके पास आता हुआ बोला। दूर रहो, पास मत आना मेरे। वो डर से बोली। हाँ, नहीं आऊंगा, लेकिन तुम चिल्लाई क्यों? वो रुककर बोला। मैं वो पैर से गिर गई नीचे। स्मृति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। देखो, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे, उसने आराम से कहा। तो छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे बांधकर यहाँ क्यों रखा है? मैं क्या कोई चीज हूँ जिसे कभी तुम तो कभी वो सब यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं? तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं, किडनैप किया गया है मुझे, वो तेज आवाज में बोली। उसकी आंखें भीग गईं। नैतिक और यांस ने एक दूसरे को देखा। देखो, शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर जाने देंगे। लेकिन, नैतिक बोला। क्या लेकिन? आगे भी तो बोलो। वो बेसब्री से बोली। लेकिन एक शर्त पर जाने देंगे। अब की रियाज बहुत ही गंभीरता से बोला, जो कब से शांत खड़ा था। सर? कैसी शर्त? और तभी उसके दिमाग में कोई और ही बात आ गई। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं कर सकती, प्लीज समझो ना। यार, तुम फिर शुरू हो गई। हमारी शर्त कुछ और है, पहले पूरी बात तो सुनो। नैतिक बोला। क्या सुनूं? वो घबराते बोली। तुम्हें एक नकली शादी करनी होगी। स्मृति को गायब हुए अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इतना समय काफी था उसकी तरफ सबका ध्यान खींचने को। वो कल रात को घर नहीं लौटी थी। अंजू और मिस्का को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था उससे। वैसे भी उसकी परवाह करने वाला था ही कौन, जो इस बारे में गहराई से सोचता। दिन के 10 बज रहे थे। स्मृति का कहीं कोई पता नहीं था। आमतौर पर वो ऑफिस से 7 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन वो डिनर के वक्त भी नहीं आई थी। अंजू सुबह उठी तो उसे अपने मेट से पता चला कि स्मृति रात को घर ही नहीं आई। जब वो उसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने आई, क्योंकि अक्सर वो पहले स्मृति के पास जाती थी। खैर, कुछ समय और बीता, लेकिन यह हैरान करने वाली बात थी। कल सुबह थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी। तो क्या ये वजह है उसके न आने का? पर ऐसा तो अक्सर होता ही था, अंजू सोच रही थी। उसे स्मृति की थोड़ी सी फिक्र हुई, तो उसने उसके नंबर पर कॉल किया, पर सामने से फोन बंद आ रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वो थोड़ा परेशान नजर आने लगी। तभी उसे मिस्टर सिसोदिया का ख्याल आया। उसने झट से उनका नंबर मिलाया। हेलो हेलो, मिस्टर सिसोदिया जी, कहिए, क्या बात है? जी, बात कुछ नहीं, बस जानना था कि स्मृति घर क्यों नहीं आई। मतलब कोई अर्जेंट मीटिंग थी क्या? वो उसकी दोस्त पल्लवी पूछ रही थी। उसने झूठ बोला। अंजू ने उसके जवाब का इंतजार किया, पर फोन पर खामोशी छाई रही। हेलो, क्या हुआ, बताइए ना। वो फिर बोली। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं अभी सोच रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, मगर आपकी बात से तो लग रहा है वो घर ही नहीं गई। मिस्टर सिसोदिया परेशानी से बोले। क्या मतलब? वो भाभी नहीं? जी नहीं, मुझे याद है, कल वो जल्दी में थी, कहीं जा रही थी, शायद किसी पार्टी में। मैं सोच रहा था कि इसी वजह से वो अब तक कंपनी नहीं आई। ऐसा क्या? लेकिन किसकी पार्टी में? और गई भी तो घर वापस आना चाहिए ना। आपको पता है उसका फोन भी नहीं लग रहा। अंजू चिंतित होकर बोली। हाँ, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ वो कहाँ है, मिस्टर सिसोदिया ने कहा, और फोन कट हो गया। अंजू परेशानी से चहलकदमी करने लगी। उसे अचानक खुद पर हैरानी हुई कि वो स्मृति के लिए कितना परेशान क्यों हो रही है। तभी वहां मिस्का आती है। क्या हुआ मॉम? वाई आर यू लुकिंग सो वरीड? वो सोफे पर पसरते हुए बोली। उसी वक्त शिवम भी सीढ़ियों से नीचे आया। तुझे अजीब नहीं लग रहा स्मृति लौटी क्यों नहीं? और तो और, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मिस्टर सिसोदिया भी नहीं जानते वो कहाँ है। क्या पता उसने अपनी जिंदगी से डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लिया हो। इसमें तो हमारा ही फायदा है, फिर सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की होगी। वो एक मैगजीन से खिलवाड़ करते हुए बोली। किसने सुसाइड कर लिया? मुझे भी बताओ। शिवम उनके पास आता हुआ बोला।
हम तीनों के अलावा और कौन है इस घर में? वो गोल्ड डिगर स्मृति, वो कड़वाहट से बोली। क्या? वो क्यों सुसाइड करेगी? देखो, ऐसे मजाक नहीं करते। मानता हूँ हमारे आपसी रिश्ते ठीक नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता तो है। वो सोफे पर बैठता हुआ बोला। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बहन है ना तुम्हारी। और तुम्हारा रिश्ता तो उसके साथ चंदन और पानी का है, इसलिए तो उसके एहसानों तले दबे रहना पड़ता है। यहाँ तक कि घर के सारे फैसले तुमसे पूछकर करती है ना। मिस्का ने उसे ताना मारा। मिस्का, क्या है ये? अब इसमें अच्छी बहन वाली कौन सी बात हुई? वो कभी कहे ना कहे, मगर तुम मुझे हमेशा याद दिलाती हो हम उसके एहसानों तले जिंदा हैं। शिवम नाराज हुआ। जो सच है वही बोल रही हूँ। सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करा ली। उसने गुस्से में कुशन फेंका। पर मैं इसका जिम्मेदार पापा को भी मानता हूँ, क्योंकि जो भी बिजनेस और पैसा था उन्होंने स्मृति के नाम किया। अगर वो ना चाहते तो ऐसा कभी नहीं होता। गलती तो उनकी भी है। उन्हें क्यों नहीं हमारा ख्याल आया उस वक्त? हर बात के लिए स्मृति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शिवम ने बोलकर मिस्का की तरफ से मुंह फेर लिया। ओ, ऐसी बात। चलो ठीक है, माना कि पापा की गलती थी, लेकिन वो स्मृति इतनी दूध की धुली थी तो बाद में हमें भी बिजनेस में शेयर दे सकती थी ना। मगर सच तो यह है कि पापा की वो असली बेटी थी। हम तो सौतेले थे, इसलिए सारा कुछ उन्होंने उसे दिया। मिस्का गैन नफरत से बोली। चुप रहो तुम दोनों। क्या है ये? जब देखो किसी भी बात पर लड़ना शुरू कर देते हो। अरे सौतेले जैसे तो तुम दोनों रहते हो। आज तक कभी लगा ही नहीं तुम दोनों सगे भाई बहन हो। कभी तो बात शांति से करो। और अंजू बोल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। अब कौन आ गया? मिस्का बोली। बाहर जो कोई भी था, डोरबेल बार बार बजा रहा था। जाओ खोलो दरवाजा, कहीं मर ना जाए ये। अंजू गुस्से से बोली। शिवम उठा और दरवाजे के पास गया। डोरबेल अभी भी बज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अर्जुन को पाया। वो इस वक्त काफी परेशान लग रहा था। शिवम उसे स्मृति के बतौर दोस्त जानता था। वो स्मृति के साथ वहां एक दो बार आया भी था। क्या था ये? शिवम ने पूछा। क्या क्या था? अर्जुन बोला। मतलब डोरबेल बजाए क्यों जा रहे थे? एक बार बजाकर इंतजार करते हैं जब तक कोई आए ना, समझे? उसने उसे झिड़का। शिवम और अर्जुन दोनों का मूड इस समय अलग अलग कारणों से खराब था। सॉरी, एक्चुअली वो मैं स्मृति से मिलने आया हूँ। अर्जुन खुद को शांत करता हुआ बोला। वो नहीं है? पीछे से मिस्का बोली। नहीं है मतलब? क्या वो घर भी नहीं आई? अर्जुन की जान सूखने लगी। वो यहाँ इस उम्मीद से आया था कि शायद स्मृति घर पर हो, मगर वह यहाँ भी नहीं। फिर कहाँ होगी? ऑफिस होगी। तुम वहां जाकर मिल लो, शिवम बोला, जिसे अब तक कुछ नहीं मालूम था। नहीं, वो वहां भी नहीं है। पीछे से एक फुसफुसाने जैसी आवाज आई। यह आवाज अंजू की थी, जो थोड़ी डरी सी लग रही थी। आपको पता है कि वो कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर वो बंद आ रहा है। अर्जुन बोला। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने मिस्टर सिसोदिया से पूछा कि वो कह रहे थे स्मृति कल कहीं जा रही थी। उसके बाद से उनका भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अंजू बोली। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ कौन सी बात हो रही है? शिवम बोला। वही बात जिसे सुनने के बाद तुम मुझे प्रवचन दे रहे थे कि ऐसे बात नहीं करते। हमारा कुछ रिश्ता है एंड ऑल। स्मृति कल घर नहीं आई तो मुझे लगा शायद उसने सुसाइड कर लिया है। मिस्का दोबारा मुंह बनाते हुए बोली। तुम चुप रहोगी प्लीज? इस बार उसकी माँ ने उसे झिड़का। अर्जुन, तुम्हें कुछ मालूम है? अंजू ने पूछा। हाँ, कुछ तो पता है, पर पूरी तरह से नहीं। अगले पल वो लिविंग एरिया में बैठे नजर आए। अर्जुन ने कल सुबह से लेकर शाम तक की बातें बताई। कैसे उसने उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और स्मृति आ भी रही थी, मगर पहुंची नहीं उस तक। सारी बातें सुनकर शिवम भी परेशान हुआ। चिंता का विषय तो था ही है। अगर वो घर नहीं आई, पार्टी में नहीं गई, तो गई कहाँ? आर यू श्योर वो आ रही थी? मतलब कहीं और गई नहीं? शिवम ने अर्जुन से पूछा। यस, आई एम डैम श्योर वो आ रही थी। इनफैक्ट मेरी उससे बात हुई थी। जब उसे आने में देरी हुई तब वो पार्किंग एरिया में थी, और मिस्टर सिसोदिया भी तो बोल ही रहे थे ना कि वो कहीं जा रही थी। अर्जुन अंजू की तरफ देखता हुआ बोला। वहां खामोशी छा गई। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले। कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? मिस्का अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करके बोली।
जस्ट शट अप यार, कुछ तो अच्छा बोल लिया करो उसके लिए। अर्जुन सिर हिलाता हुआ बोला। मिस्का ने मुंह बनाया जैसे अब कई जन्मों तक नहीं बोलेगी। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ये मुमकिन नहीं कि पुलिस अब तक पता करके हमें इन्फॉर्म ना करे। तुम्हारे घर का रास्ता ऑफिस से सीधे हाईवे से होता हुआ जाता है, तो बेशक स्मृति भी उसी रास्ते से गई होगी। वहां कोई दुर्घटना हो और कोई देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवम सोचता हुआ बोला। लेकिन बीच रास्ते में से कोई कहाँ जा सकता है? अर्जुन बोला। क्यों नहीं जा सकता? अगर कोई किसी को बीच रास्ते से ही गायब कर दे तो? अंजू बोली। क्या मतलब गायब कर दे? अर्जुन और शिवम दोनों एक साथ बोले। मतलब किडनैपिंग। दूसरी तरफ स्मृति अब भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी, जैसे उसने जो सुना है उस पर यकीन ना कर पा रही हो। क्या उसने यही सुना, नकली शादी? ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? वो हैरानी से बोली। ठीक समझ रही हो तुम। तुम्हें शादी करनी होगी, मगर वो नकली होगी। हम तीनों के अलावा और कोई इसमें शामिल नहीं होगा, और ये राज हम तक रहेगा। नैतिक बोला। नहीं, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। पता है कि क्या बोल रहे हो? गुस्से में बोली। सब पता है हमें, और तुम्हें भी जानते हैं। नैतिक बोला। क्या जानते हो? तुम्हें जब उस कोठे पर देखा तब नहीं पहचान पाया, लेकिन अभी मुझे याद आया तुम्हें कहाँ देखा था। तुम्हारा नाम स्मृति खुराना है ना? राइट। हम कुछ महीने पहले एक मीटिंग में मिले थे। शायद तुम्हें याद नहीं, उस वक्त बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। तब अपने दोस्त की तरफ से मैं वो मीटिंग अटेंड करने आया था। नैतिक रियाज की ओर इशारा करके बोला। अगर मुझे जानते हो तो जाने दो ना। वो मुझे किडनैप करके लाए हैं। स्मृति ने मदद की गुहार की। हमारा काम कर दो, फिर चली जाओ। उसमें क्या है? रेयांश बोला। और तुम चाहते हो मैं शादी करूं? सीरियसली? देखो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कौन सी सच्ची शादी करने को बोल रहे हैं? रेयांश परे देखता हुआ बोला। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। समझते क्या हो खुद को? मैं गायब हुई हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे कोई ढूंढेगा नहीं। ठीक है, मत करो। लेकिन मैं वापस तुम्हें उस कोठे पर ही छोड़ आऊंगा जहां से तुम्हें लाया है। फिर सोचो, तुम्हें ढूंढने के बाद भी कोई अपने घर में जगह देगा? अगर किसी को यह तक पता चला ना, तुम कुछ देर के लिए ही सही मगर कोठे पर थी, लोग तुम्हारे लिए अपनी पहले जैसी सोच रख पाएंगे? वो तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। रियांश बोला। स्मृति कुछ नहीं बोली। देखो, तुम एक लड़की हो, और यहाँ लड़कियों के लिए समाज में एक ऐसी जगह है, तुम अच्छे से जानती हो। अगर तुम अपने परिवार के सामने भी चीखती रही ना, तब भी कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बुरे वक्त में अपने भी साथ नहीं होते। तुम एक नामी बिजनेसमैन की बेटी हो। जाहिर सी बात है कि बात बाहर आने में देर नहीं लगेगी। मीडिया का ध्यान भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा ही, और फिर सारे लोग तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो कि हम तुम्हारे लिए फरिश्ता ही बनकर आए, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हें उस दलदल से निकालने वाले हम ही तो हैं। वरना वहां तुम्हारा क्या हासिल होता, तुम अच्छे से जानती हो। रेयान बोला। यह सोचकर स्मृति के शरीर ने झुरझुरी ली। हाँ, उसकी बात में कुछ सच्चाई तो नजर आ रही थी। वाकई अगर वो वहां होती तो अब तक सदमे के मारे ही मर गई होती। लेकिन ये नकली शादी उसकी अब भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या सोच रही हो? कुछ बोलो भी। ये चीजें बहुत साफ हैं। मैं बातों को घुमाता नहीं। या तो मान जाओ, या मैं तुम्हें दोबारा वहां छोड़ आऊं। मेरा छोटा सा काम करने के बदले तुम्हें तुम्हारी आजादी दी जाएगी, जो वहां रह के तो कभी मुमकिन नहीं। स्मृति उसके कहने का मतलब समझ गई। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। ये क्या हो रहा है? क्यों मेरे साथ ही? क्यों? वो अपना सिर पकड़ते हुए बोली। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आगे सब आंसुओं में खो गए। जो मुझे कहना था कह चुका हूँ, और इसमें रोने की क्या बात है? ये सब नकली होगा, बता तो चुका हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मान गई तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा, पर मेरा काम होने के बाद। ये सब बस एक छोटा सा प्लान है। सब सही होगा। एक महीने कैसे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। छोटा सा? रियली? एक महीने? अगर लेकिन शादी करनी किससे है? अचानक उसे याद आया। वो दोनों को बारी बारी देखने लगी। नैतिक ने आंखों से रियाज की तरफ इशारा किया। स्मृति समझ गई। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, एक महीने बाद तुम मुझे जाने दोगे?
मेरे घर वाले मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ थी, क्यों थी, क्या जवाब दूंगी मैं? और ऐसा क्या करोगे तुम कि मुझे जाने भी दोगे और कोई तुमसे सवाल भी नहीं पूछेगा? मेरी समझ ही नहीं आ रहा तुम ये कर ही क्यों रहे हो। वो सिर हिलाते हुए बोली, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। और रही बात तुम्हें जाने देने की, तो बोल दूंगा हमारे आपसी रिश्ते ठीक नहीं थे, मतलब तब तक कुछ ना कुछ सोच लूंगा। लेकिन तुम्हें मेरे घर जाकर रहना होगा क्या? वो अनिश्चितता से बोली, हाँ मेरा भी परिवार है और उन्हीं के लिए तो ये नकली शादी कर रहा हूँ। पर पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ। हो जाओगी? और अगर नहीं हुई तो जानती हो मैं क्या करूँगा? वो घड़ी देखता हुआ बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास सोचने को। सोच लो, मैं आता हूँ तब तक। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। नैतिक अभी भी खड़ा था वहां। स्मृति उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती है, जैसे वो उसे जाने दे। समझता हूँ ये इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, बड़ा फैसला है। पर हर इंसान पहले अपने बारे में ही तो सोचता है, और हम भी वही कर रहे हैं। हमें जरूरत थी एक लड़की की, और तुम्हें जरूरत थी वहां से निकलने की। तो तुम सोचो, भगवान ने हम दोनों की ही मदद की है। तुम वहां से तो आ गई ना, तो मदद समझ के ही एक बार हमारी मदद कर दो। नैतिक उसे समझाता हुआ बोला। स्मृति बस उसे सुनी आंखों से देख रही थी। यह महज इत्तेफाक था या क्या? लेकिन तुम उस जगह नहीं हो कम से कम, और हमारा यकीन करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। प्लीज मान जाओ, वरना रियान सच में तुम्हें वहां छोड़ आएगा। नैतिक बोला। वो तो वैसे भी उस बुढ़िया से बोल रहा था कि 1.5 महीने बाद मुझे वहां वापस ले जाएगा। स्मृति बहुत थके हुए शब्दों में बोली, नहीं, उस वक्त तुम्हें उधर से बाहर लाने के लिए बोला था। आई प्रॉमिस, तुम्हें उस जगह की सूरत दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। देखना रियाज की, जब तुम मदद करोगी ना, वो तुम्हें हर किसी से प्रोटेक्ट करेगा। बाकी अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बोलकर नैतिक भी चला गया, और पीछे स्मृति पेंडुलम की तरह झूल रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि एक मुसीबत से निकलने के बाद वो दूसरी मुसीबत में फंस गई। उसे बार बार खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की? देर तो हो ही चुकी थी। लेकिन अब पछतावा करने से होना भी क्या था? होनी भी कोई चीज होती है। भला किस्मत के आगे किसका जोर? हाँ, किस्मत। उसने भी उसका साथ कहाँ दिया। पहले माँ को छीना, फिर पिता को। उसके बाद अगर कोई था तो वो सिर्फ शिवम था। लेकिन वो रिश्ता भी खत्म हुआ। पैसा, प्रॉपर्टी, सब तो था, लेकिन खुशी, सुकून, चैन एक पल का भी नहीं। और ये नई मुसीबत, क्या कहा था उसने, नकली शादी? हाँ, ये भी तो है। पता नहीं अब क्या होगा। स्मृति सोच रही थी कि तभी उसकी आंखों की कोरों से एक बूंद नीचे गिरी। पर उसे फैसला तो करना ही था, और खुद के खिलाफ जाकर उसने फैसला कर ही लिया। थोड़ी देर बाद रियाज वापस कमरे में आया। उसने देखा स्मृति चुपचाप बैठी है। तो क्या सोचा तुमने, मदद करोगी मेरी? रियांश बोला, जो उससे 8 फुट की दूरी पर खड़ा था। स्मृति खुद को संभालते उठती है और उसके पास आती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, वो बिना किसी भाव के बोली। और पहली बार जब से वो यहाँ आई थी, उसने रियांश के चेहरे पर एक छोटी सी ही सही मगर मुस्कान देखी। लेकिन तुम वादा करो, मुझे मेरे घर जाने दोगे, अपना काम होने के बाद? वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। पहले तो रियांश उसे देखता रहा, फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा करता हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।